प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग जेएसएससी के लिए लगातार अपने वीडियोज को आगे बढ़ा रहे हैं। जेएसएससी पीजीटी की अगर हम बात करें तो उसके लिए हिंदी में हम लेकर के आए हैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट। यह एग्जाम पॉइंट उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी या केबीएस डीएसएसबी आपका झारखंड में या एमपी में कहीं पे भी अगर आप वैकेंसी देखना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी की, तो ये सभी एग्जाम पॉइंट आपके लिए लाभदायक हैं। यह एग्जाम पॉइंट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 99 रुपीज़ में सभी एग्जाम पॉइंट आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ऑफर में आपको बूस्टर डोज फ्री में दिए जा रहे हैं और एनसीईआरटी पॉइंट्स और एनसीईआरटी प्रैक्टिस पेपर भी आपको फ्री में दिया जा रहा है, जो आपके लिए लाभदायक है। आप चाहें तो अभी हमें व्हाट्सअप करके 8887974395 पे आप हमें व्हाट्सअप करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपको जेएसएससी एग्जाम पॉइंट लिख करके मैसेज करना होगा, जिससे आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो क्या क्या है इस वीडियो में, इसके बारे में भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पॉइंट फर्स्ट है और टॉपिक का नाम है प्रोटोजोआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपकी हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसे कैसे इनके बारे में प्रश्न दिए गए हैं। मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप आसानी से इसे पढ़ सकें और समझ सकें। पहला पॉइंट आपका दिया गया एग्जाम पॉइंट में, संकुचनशील रिक्तिका, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, ताजे जल या अलवणीय जल में पाए जाने वाले एक कोश की प्रोटोजोआ में पाया जाता है। कह रहा है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जो अलवणीय जल में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ होते हैं, यानी ताजे जल में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। यह उनकी कोशिका में जल नियंत्रण का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जल नियंत्रण का मुख्य कार्य होता है। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट दिया गया है कि निद्रा रोग जिसे आप स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ट्रिपनोसोमा गैबियंस के कारण होता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिस पेपर करा रहा था तो वहाँ पे निद्रा रोग आया था और मुझे दिमाग से उतर गया था। मैं कई बार कोशिश कर रहा था, नहीं याद आ रहा था। तो किससे होता था? ट्रिपनोसोमा गैबियंस से कराया जाता है। निद्रा रोग होता है नामक यह प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। किससे होता है? ट्रिपनोसोमा गैबियंस नामक प्रोटोजोआ से यह उत्पन्न होता है। इसका प्रसारण जो होता है सीसी मक्खी करती है। सीसी मक्खी को क्या कहते हैं? ग्लाउसिना पैपिलिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्लाउसिना पैपिलिस कहा जाता है। ये सीसी मक्खी का साइंटिफिक नेम है। तो इसके द्वारा आपको स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी हो जाती है और ऐसा है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही गया है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी कवर करते हैं, इसलिए एग्जाम पॉइंट। और बहुत सस्ती है, 99 रुपीज़ में आप 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक नहीं पा रहे हैं। 5 रुपये लगा करके दुकानदार आपको 100 रुपीज़ में दे रहा है। तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और ये आपके लिए लाभदायक होगा, इस बात का मैं भरोसा कर रहा हूँ। सिर्फ एक एग्जाम पॉइंट नहीं है, टोटल आपको 90 एग्जाम पॉइंट मिलने वाले, मतलब 100 मान चलिए 100 एग्जाम पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में। पहले जूलॉजी और बॉटनी का टोटल हिंदी में हम लोग करते हैं, फिर इंग्लिश में इसको हम लोग करेंगे, इंग्लिश वाला भी करेंगे और वहाँ से एग्जाम पॉइंट कवर करेंगे। एनसीईआरटी पॉइंट्स इसके साथ आपको फ्री में मिल रही है, जो क्लास 11-12 की एनसीईआरटी है, और उसके साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस पेपर, यानी आपको तुरंत बहुत जल्द ही रजिस्ट्रेशन करके आपको ये चीज़ें ले लेनी चाहिए। और ये नंबर है आपका जिस पे आप व्हाट्सअप करेंगे या इसी पे पेमेंट करेंगे, 888797, ठीक है, 882793 और उसके बाद 95। इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सअप करिए और इसकी श्रृंखला का हिस्सा बनिए, आपको लाभ मिलेगा। आप भरोसा रखें, जुलाई में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम पॉइंट से ही मिलेंगे, जो आप वहाँ पे मैच करा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी एग्जाम पॉइंट भी है। देखिए क्या कह रहा है कि काला आजार या काला आजार अलग अलग करेंगे तो काला आजार, जिसे आप ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं, आजार अब हो जाएगा, जिसे आप ब्लैक फीवर के नाम से जानते हैं, यह लेशमानिया डोनोबानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। काला आजार एक बीमारी है जिसे आप ब्लैक फीवर भी कहते हैं। ये आपका जो है लेशमानिया डोनोबानी नामक प्रोटोजोआ से होता है। आपको बता दें कि होता है, ठीक है। आगे हम आपको बता दें कि मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, जबकि पेचिस जिसे आपने डायरिया नाम सुना है, तो यह एंटमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस होता है, ठीक है, होता है। ग्रिगेराना
की वयस्क को, ग्रिगराना की वयस्क को, यहाँ आप देखिए ट्रोफोजॉइट कहते हैं। ग्रिगराना की वयस्क को क्या कहते हैं? ट्रोफोजॉइट कहते हैं। दो परिपक्व ट्रोफोजॉइट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया सिजीजी कहलाता है। कह रहा है कि ट्रोफोजॉइट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिजीजी कहलाता है। इसके उपरांत एक गौमोन्ट बनाने में परिवर्तित हो जाते हैं। कह रहा है गैमीट में परिवर्तन होने से पहले दो ट्रोफोजॉइट आपस में मिल जाते हैं, जिस अवस्था को सिजीजी अवस्था कहते हैं। और सिजीजी अवस्था से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि स्टेजेज आपके रखे गए। एक बात आप ध्यान रखें, सिलेबस में हर जगह लिखा गया है रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। तो सिजीजी स्टेज जो है आपका रिप्रोडक्शन से संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा। और गैमोन्ट का निर्माण होता है, सिजीजी बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है? गैमोन्ट बनता है। ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक एग्जाम पॉइंट में कई प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास है। आप 50 एक एग्जाम पॉइंट में, जैसे एग्जाम पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चन नियर अबाउट हैं, उसी तरह से एग्जाम पॉइंट सेकंड में भी 50 है। लगभग 50 का एवरेज मान चलिए, किसी में 55 है, किसी में 45 है। ठीक है, तो अब आते हैं एग्जाम पॉइंट नंबर 4 पे। ठीक है, आज की 4 पॉइंट क्या है देखिए। कह रहा मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं। प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है, मनुष्य और मादा एनोफ्लीज देखो छूट गया, मादा एनोफ्लीज मच्छर दो पोषदों में पूर्ण होता है। लैंगिक जनन, अब यहाँ ध्यान से देखिए, लैंगिक जनन या स्पोरोगोनी, लैंगिक जनन या इसे क्या कहते हैं? स्पोरोगोनी मादा एनाफ्लीज में होती है, जबकि अलैंगिक जनन या साइजोगोनी, याद रखिएगा अलैंगिक जनन को ही साइजोगोनी कह रहे हैं। अलैंगिक जनन या साइजोगोनी, लैंगिक जनन क्या है? स्पोरोगोनी, और अलैंगिक जनन क्या है? साइजोगोनी, मनुष्य के यकृत व रुधिर वाहिकाओं में संपन्न होता है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के दौरान हीमोजॉइन नामक तत्व बनता है, जिस विष के कारण लाल रक्त कणों के फटने के बाद रक्त में छोड़ दी जाती हैं। ठीक है, ये कह रहा है हीमोजॉइन बनता है, जिससे आरबीसी मरना स्टार्ट कर देती हैं। और ये कब होता है? एरिथ्रोसाइट साइजोगोनी के दौरान होता है। हीमोजॉइन नामक विषैला पदार्थ बनता है। अब ये प्रश्न आप एनसीईआरटी उठाइए, क्लास 12 की एनसीईआरटी में जाएंगे तो मलेरिया की लाइफ साइकिल दिया गया, वहीं से इस बात को यहाँ पे मेंशन किया गया। लेकिन इन्हें हमने इस फॉर्म में रखा है जिस फॉर्म में आपके कई प्रश्न समाहित हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रश्न से कंपेयर करा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपका, मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? तो आप कहेंगे प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है। ठीक, मलेरिया रोग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आप कहेंगे मलेरिया रोग के लिए मादा एनाफ्लीज जिम्मेदार है। मादा मच्छर यानी एनोफ्लीज जिम्मेदार है, एनोफ्लीज छूट गया, एनोफ्लीज जिम्मेदार है। ठीक है, मलेरिया कितने पोषक से होता है? तो मलेरिया दो पोषकों में पूर्ण होता है, इसीलिए इसे डाइजेंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। मलेरिया में स्पोरोगोनी अवस्था को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे स्पोरोगोनी अवस्था को लैंगिक जनन कहा जाता है। मलेरिया की साइजोगोनी अवस्था कहाँ पे घटित होती है? तो आप कहेंगे इसे अलैंगिक अवस्था कहते हैं, और यह मनुष्य के रुधिर या रक्त वाहिनियों में घटित होती है। 4 प्रश्न हो गए, आगे बढ़िए। कह रहा है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में कौन सा विषैला पदार्थ बनता है? तो आप कहेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में जो विषैला पदार्थ बनता है उसका नाम हीमोजॉइन है। क्या नाम है? हीमोजॉइन उसका नाम होता है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में क्या बनता है? हीमोजॉइन बन जाता है, जो कि विषैला पदार्थ होता है। हीमोजॉइन बनने के कारण प्लाज्मोडियम के में हीमोजॉइन बनने के कारण मनुष्य के रक्त पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप कहेंगे लाल रक्त कणिकाओं जो हैं वो छोड़ करके यानी फटने लगती हैं, उनमें नुकसान होता है, जिससे आरबीसी की संख्या घटने लगेगी। अब आपने पढ़ा तो 1 पॉइंट, एग्जाम पॉइंट आपने कितना पढ़ा? 1, लेकिन इसमें प्रश्न कितने समाहित हैं? 8। अब ये जब आपके पास होगा तो आप इसे इजीली पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके मस्तिष्क में जाती रहेंगी, और जो प्रश्न आएगा तो आप बड़े आसानी से उसे हल कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। मैं बार बार यही बात समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। हिंदी में भी आप कर सकते हैं। झारखंड वाले, हमें लगता है कि हमारी हिंदी को समझ पा रहे होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हमारी हिंदी को बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे, लिखी हुई चीज़ों को इजीली आप पढ़ पा रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत जैसे व्हाट्सएप करिए, जहाँ पे व्हाट्सएप करना आपको 8887
ठीक है, 9743 और सॉरी हाँ 4395 इस नंबर पे 88 87 97 43 95 नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और इस नंबर पे व्हाट्सअप करने के बाद आप जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद आपको सभी एग्जाम पॉइंट मिल जाएंगे। अभी तक टोटल एग्जाम पॉइंट की संख्या आपकी 67 प्रिपेयर्ड है, आगे प्रिपेयर्ड हो रही हैं, आपको मिलती रहेंगी। पहले 67 आप पढ़ते रहिए, फिर आगे आपको हम भेजते रहेंगे और वीडियो लगातार हम आपको करवाते रहेंगे। तो ये भी वीडियोज में जो डाउट्स आपके होंगे उसे भी हम क्लियर करते रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में इरिथ्रोसाइट, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में इरिथ्रोसाइट साइजोगोनी मतलब अलैंगिक अवस्था के फलस्वरूप मीरोजॉइट का निर्माण होता है। जो विकास होता है, किसका विकास होता है? तो अब आपसे पूछेगा साइजोजॉइंट अवस्था के बाद या साइजोगोनी के बाद कौन सी स्टेज आती है? तो आप कहेंगे मीरोजॉइंट अवस्था आती है। इनमें से कुछ मीरोजॉइंट्स के युग्मक कोशिकाएं बनते हैं। कह रहा मीरोजॉइंट्स ही क्या बनाती हैं? गैमीट कोशिकाएं बनाती हैं, यानी युग्मक कोशिकाएं बनाती हैं, जो दो प्रकार के युग्मक होते हैं। एक लघु युग्मक का निर्माण होता है तथा दूसरे को क्या कहते हैं? गुरु युग्मक कहते हैं। आप जाइए लाइफ साइकिल देखिए, लाइफ साइकिल में आप देखेंगे पहले ये लीवर से निकलेगा, लीवर से निकलने के बाद ये अलैंगिक जनन करता है, फिर उसके बाद दो सेल बना लेता है और फिर ये दोनों आपस में क्या करते हैं? लैंगिक जनन कर लेते हैं। तो वही बात हो रही, जब मीरोजॉइट बन जाता है तो मीरोजॉइट बनने के बाद दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लघु युग्मक और गुरु युग्मक। लघु युग्मक जो नर को दर्शाएगा और जो गुरु युग्मक है वो मादा को दर्शाता है। इन्हीं से क्रमशः लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनते हैं। आगे आते हैं, जो आपस में निषेचन करने के लिए जुड़ जाते हैं और निषेचन करके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से चल युग्मक यानी ओकाइनीट का निर्माण होता है। चल युग्मक को क्या कहते हैं? यहाँ पे बनने वाले चल युग्मक को ओकाइनीट कहते हैं, का निर्माण होता है। और फिर यह युग्मक पुटी यानी ओसाइट तथा फिर बीजाणु यानी स्पोरोजाइट का निर्माण करता है, स्पोरोजाइट अवस्था आ जाती है। तो ये हो गई। अब दो पॉइंट को आप मिला दें 4 और 5 को, तो आपके पूरी मलेरिया की लाइफ साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। और इसमें एक दो नहीं, आपके 12 से 15 प्रश्नों को हमने समाहित किया। अब आप इसे पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी और आपका प्रश्न आएगा तो आप 100% सही करके जाएंगे। ये बात का मुझे पूर्ण भरोसा है और आपको भी भरोसा होगा। आप एक दो पॉइंट पढ़ करके देखिए। अब मैं आपको फिर ले चलता हूं, वह भी मलेरिया से संबंधित प्रश्न लिखे गए हैं आपके। देखिए, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इनमें कुछ मनुष्य के यकृत में, कहां पे? कुछ मनुष्य के यकृत यानी लीवर में, तथा कुछ आरबीसी में तथा कुछ मच्छर में पाई जाती हैं। लघु और गुरु युग्मक मच्छर के आमाशय में बनते हैं। ध्यान सुनिएगा, लघु और आपसे पूछा जाएगा माइक्रो और मेगा जो गैमीट बन रहे हैं यानी लघु युग्मक और गुरु युग्मक बन रहे हैं, वो कहाँ पे बनते हैं? तो आप कहेंगे मच्छर के शरीर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मच्छर के आमाशय में बनते हैं। और इतना ही नहीं है, इसके निषेचन से जाइगोट, उसके पश्चात ओकाइनीट अवस्था बनती है। ऊपर मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक, मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, अब देखिए इसके अलग अलग जो स्पीसीज होते हैं उससे अलग अलग प्रकार का संक्रमण होता है। इसे हम अपने प्रैक्टिस पेपर में भी करवाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए पॉइंट्स में कह रहा है मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की संक्रामक अवस्था बीजाणुओं और स्पोरोजॉइट होती है। इसका निर्माण मादा एनाफिलीज के आमाशय की दीवार में होता है, जहां से यह उसके लार ग्रंथियों में एकत्रित हो जाते हैं तथा मच्छर के काटने से मनुष्य में शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी मनुष्य में जो प्रवेश करने वाली अवस्था होती है वो क्या होती है? स्पोरोजॉइट अवस्था होती है जो मनुष्य में प्रवेश करती है। अब फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य कोशिका के भीतर जल संतुलन को बनाए रखना है, यानी ऑस्मोसिस का काम करता है। कह रहा संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य होता है कि कोशिका के भीतर जल संतुलन को बनाए रखना है। ये उत्सर्जन और श्वसन में भी अहम भूमिका निभाते हैं, यानी एक्सक्रीशन में और रिस्पायरेशन में भी इनका अहम रोल होता है, मुख्य रोल होता है। आगे बढ़ जाए।
आगे बढ़िए। पैरामीशियम, पैरामीशियम में दो प्रकार के आपके जो है देखिए, पैरामीशियम में अग्र और पश्च दो संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। यानी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की संख्या कितनी होती है? दो होती है। पश्च संकुचनशील रिक्तिका से द्रुतदर संकुचन होता है, यानी ये बहुत तेजी से, द्रुतदर मतलब तेजी से संकुचन करता है। कौन? पिछला, पिछला जो होता है वो तेजी से संकुचन करता है, जिससे कि क्या हो जाता है देखिए, जिससे कि अधिकाधिक जल का प्रवाह हो जाता है या हो सकता है। पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण, एक गलत लिखा गया, अंतर्ग्रहण के बाद साइटोफेरिंग्स में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? साइटोफेरिंग्स में पहुंचता है, जहां से इसे खाद्य धानी में जाता है। इसके पश्चात खाद्य धानी साइक्लोसिस द्वारा, याद रखिएगा भोजन पूछा जाता है, भोजन अमीबा पैरामीशियम में किस प्रकार से चलता है। हमने कल आपको पैरामीशियम का प्रैक्टिस पेपर कराया, मैं आपको उसका वो थंबनेल दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा थंबनेल, यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं, हमने डिलीट कर दिया। तो उसको देखेंगे तो वहाँ पे प्रश्न है, वहाँ पे साइक्लोसिस वाला प्रश्न है, आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे हमने कराया है। तो उसे साइक्लोसिस द्वारा लगातार कोशिका द्रव्य में घूमती रहती और इससे अंदर ही अंदर क्या हो जाता है? इसका पाचन हो जाता है, याद रखिएगा। बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस वह घटना है जिसमें जीव प्रकाश उत्पन्न करता है। आप देखते होंगे, जुगनू को देखे होंगे, जो ऊपर पेड़ के ऊपर चमकता है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पेड़ों पे पाए जाते हैं, गर्मी के दिनों में दिखते हैं और ये चमकते रहते हैं। ठीक है, तो बायोलुमिनेसेंस एक ऐसी घटना है जिसमें जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में जो विकल्प दिए गए थे, जिसे प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए थे, तो उसमें आपको एक जीव है जिसका नाम है सिरेटियम। सिरेटियम नामक जीव जो होता है, ये ऐसा जीव होता है जो कि प्रोटोजोआ का जीव है और इसके अंतर्गत बायोलुमिनेसेंस पाया जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे दिया जाए कि कौन सा, ये देखिए यहाँ पे प्रश्न भी पता चल रहा है कि उपर्युक्त विकल्पों में, तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रोटोजोआ का ही विकल्प रहेगा और उसमें सिरेटियम जो होगा वह आपका क्या होगा? प्रकाश उत्पन्न करने वाला, यानी बायोलुमिनेसेंस से कवर्ड हुआ जीव पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब बाह्य भोजन को उसके पूर्ण रूप से किसी ग्राह्य अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है, जब बाहरी भोजन को किसी अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है तो उसे होलोजोइक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोजोइक विधि कहते हैं। इसे जंतु विधि भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम में, अमीबा में, अधिकांश जंतुओं में यह विधि देखी जाती है। प्रोटोजोआ संघ के वर्गीकरण का मुख्य आधार गमनांक का प्रकार है, याद रखिएगा। लोकोमोशन के बेसिस पे बांटा गया। प्रोटोजोआ को किसके बेसिस पे बांटा गया? लोकोमोशन के बेसिस पे। आप एनसीईआरटी जाइए, चैप्टर नंबर 2, अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे तो वहां आप पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के लास्ट में जाएंगे तो आपको प्रोटोजोआ दिया गया। जो प्रोटोजोआ में आप पढ़ेंगे तो आप दिया गया कि प्रोटोजोआ आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, 4 क्लास कह दीजिए, 4 ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड। तो वहाँ पर आपको दिया जाएगा फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, उसके बाद आपको दिया जाएगा वहाँ पे एक स्पोरोजोआ होगा और फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, और एक आपका हो जाएगा अमीबॉइड, जो अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं जैसे अमीबा वाला। तो वहाँ पे आपको सबके बारे में दिया जाएगा। तो वही कह रहा है कि इनके बांटे जाने का आधार क्या है? गमनांक है। इनके संघ को किस रूप में बांटा गया है? तो इनके लोकोमोशन के बेसिस पे बांटा गया। तथा केंद्रक की संरचना भी होती है। गमनांक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के गमनांक पाए जाते हैं। इसके आधार पर इन्हें 4 समूहों में बांटा जाता है। मतलब 3 प्रकार के चलन अंग हैं और उसके बेसिस पे 4 प्रकारों में बांटा जाता है। याद रखिएगा, चलन अंग 3 है और बांटा गया है कितने प्रकार से? 4 प्रकार से बांटा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा या इसी को फ्लैजिलेटा कहते हैं। इसमें फ्लैजिला के माध्यम से चलन होता है। एनसीईआरटी आप देख लीजिए, चैप्टर नंबर 2 में आपका दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि मेस्टिगोफोरा जिसे आप फ्लैजिलेटा कहते हैं, फ्लैजिला के माध्यम से चलन होता है। उसके बाद राइजोपोडा जिसे सार्कोडीना कहते हैं और इसमें स्यूडोपोडिया के माध्यम से चलन होता है। ठीक, तो इसके बाद सिलिएटा आ जाएगा। तो सिलिएटा में किसके माध्यम से होता है? सिलिएटम सिलिया के माध्यम से होगा। देखिए स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ में गमन नहीं होता है, स्पोरोजोआ में गमन नहीं होता है। और सिलिएटा इसमें रोमाब यानी सिलिया के माध्यम से गमन होता है। तो 3 अंग हो गए और 4 प्रकार हो गए, चूंकि एक जो होता है उसमें गमन नहीं पाया जाता है। किसमें? स्पोरोजोआ में।
हम आपसे चाहते हैं कि स्पोरोजोआ का आप एक एग्जाम्पल हमें कमेंट करके बताएं और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको इसी तरह की एग्जाम पॉइंट करना है और अब पढ़ना है और हिंदी में पढ़ना है तो आप याद रखें, इंग्लिश में भी हम करवाएंगे, लेकिन हिंदी में अगर अभी आपको पढ़ना है तो आप तुरंत मोबाइल उठाइए और अपने नंबर को रजिस्टर्ड कराइए। ओनली 99 रुपीज़ में यह ऑफर बहुत कम समय के लिए, चूँकि यह बैच जो आप एग्जाम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, यह एग्जाम पॉइंट 499 रुपीज़ में अभी दिया गया है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर परचेज करें। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि मैंने झारखंड के पेपर को भी मिलाया है, सॉल्व किया है, तो 99% तक के क्वेश्चन मैच कर गए हैं। ये बड़ी बात है। तो अगर आप इसको परचेज करेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, इस बात को आप भरोसा रखें। आगे बढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट नंबर 14 पे। एक्टिन एक प्रकार का गोलाकार प्रोटीन है। यह एक मोनोमेरिक प्रोटीन है जिसका, ठीक है, जिसका अणुभार 42,000 होता है। यह साइटोस्केलेटन, जो सेल का स्केलेटन बनाता है उसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जब आप सेल पढ़ेंगे तो उसकी अंतिम टॉपिक है साइटोस्केलेटन। तो वही साइटोस्केलेटन की यहाँ पे बात की जा रही है। में सूक्ष्म तंतु तथा पेशियों में रेशे के निर्माण में भाग लेता है। यह पेशियों में संकुचन पैदा करता है और अमीबा में एक्टिन को संपादित करने वाली औषधि का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे अमीबा की गति तुरंत रुक जाती है। जीवित अमीबा की सतह पर चारों तरफ जीवद्रव्य के छोटे छोटे उभार निरंतर बनते रहते हैं और आप वापस शरीर में विलीन होते रहते हैं। इन उभारों को पादाप या कूटपाद या स्यूडोपोडिया कहते हैं। अमीबा में पादाप के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला होता है गमन करना यानी लोकोमोशन में मदद करता है, और दूसरा होता है फूड को ग्रहण करना यानी भोजन को ग्रहण करने में मदद करता है। आप जितने मित्र हैं सबके यहाँ शेयर जरूर करें और जितना हो सके सपोर्ट करें। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि एग्जाम से पहले आपकी सभी टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, एनसीईआरटी से भी और आपके टीजीटी पीजीटी के चाहे जितनी भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक आपकी कंप्लीट होंगे, चाहे जूलॉजी हो या बॉटनी हो। आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्वारा बाह्य माध्यम से किसी द्रव्यीय माध्यम को ग्रहण करने की प्रक्रिया पिनेकोसाइटोसिस कहलाती। कह रहा कोशिका द्वारा बाह्य माध्यम से किसी द्रव्यीय माध्यम को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे पिनेकोसाइटोसिस कहते हैं। याद रखिए, बाह्य माध्यम से द्रव्यीय माध्यम में ग्रहण करने की प्रक्रिया पिनेकोसाइटोसिस कहलाती है। इसमें ठोस पदार्थों को ग्रहण करना कोशिका भक्षण कहलाता है। अगर ठोस पदार्थ को ग्रहण किया जाता है तो उसे कोशिका भक्षण कहते हैं। सरकमफ्लुएंस तथा सरकमवैलेशन अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधियां। याद रखिएगा, ये दोनों आपसे पूछे जा चुके हैं। सरकमफ्लुएंस तथा सरकमवैलेशन ये दोनों अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है या भोजन ग्रहण करने की विधियों के अंतर्गत आता है अमीबा में। ठीक है। एग्जाम पॉइंट नंबर आपकी 17। यूग्लिना संघ प्रोटोजोआ के वर्ग फाइटोमेस्टिगोफोरा का सदस्य है। यूग्लिना जो है संघ प्रोटोजोआ के फाइटोमेस्टिगोफोरा का सदस्य है और वर्ग इसका जो क्लास है फाइटोमेस्टिगोफोरा है। अब इधर आते हैं, इसके डिटेल को समझने का प्रयास करते हैं। इसके कोसा द्रव्य में यानी इसके जो साइटोप्लाज्म है, सेल साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इसे जंतुओं और पादपों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। इसके शरीर पर महीन दृढ़ लचीली पेल्किल और किसकी बनी होती है, प्रोटीन की आवरण पाया जाता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में विभाजित होता है। हरे पादपों की तरह यह स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषण करता है और सूर्य के प्रकाश न होने पर खाद्य पदार्थों को शरीर की सतह से विसरण द्वारा भी ग्रहण कर सकता है। यूग्लिना कशाबकी जंतु है जिससे वह गति करता है। यूग्लिना कशाबकी जंतु है जिससे वह गति करता है। इसके एंडोप्लाज्म में अन्य कोशिकाओं के साथ साथ कई बड़े या और छोटे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए,
क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए पाया जाता है C55H72O5N4Mg। ये क्लोरोफिल ए है, ए का क्लोरोफिल का नाम है, ये आपके पेपर में पूछा गया है इसलिए आप याद रखें। एक केबीएस में भी पूछा जा चुका है, इसलिए क्लोरोफिल का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा जटिल है लेकिन कई बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी, अगर क्लोरोफिल बी की बात करते हैं, स्मॉल बी लिखा जाता है, तो H55O70 H70O6N4 और Mg, अथवा अल्फा कैरोटीन सी, इसे तो जरूर याद कर लीजिए, C40H56 पाया जाता है। चलें, यूग्लिना विरिडिस में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। यूग्लिना विरिडिस में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग यूग्लिना का प्रैक्टिस पेपर करेंगे। इसमें अलैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं जिससे परिकोष्ठन यानी इंसिस्टमेंट का निर्माण होता है। दीमक में कुछ सहजीवी प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्फा पाए जाते हैं। दीमक में कुछ सहजीवी प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्फा पाए जाते हैं जो कि ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम स्रावित करते हैं। यह एंजाइम लकड़ी में, यह एंजाइम क्या काम करती है, लकड़ी में उपस्थित सेलुलोज का पाचन करता है। कौन, ट्राइकोनीमा, क्या था, ट्राइकोनीमा नहीं था, एक सेकंड, क्या नाम था, ट्राइकोनिम्फा। ठीक है, ये लकड़ी को स्रावित करके उससे सेलुलोज के पाचन में मदद करता है। साइटोपाइक, साइटोपाइक पैरामीशियम का खाद्य उपकरण है, यानी जो पैरामीशियम का मुख है उसे साइटोपाइक कहते हैं, उपकरण का भाग है, नाम है। पैरामीशियम में शरीर के दाएं भाग में एक अस्थायी खुला भाग होता है जिसे साइटोपाइना या साइटोपाइक के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण तब होता है जब अपचय पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, तब अपचय पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में अपने जीवन चक्र के दौरान जब से परजीवी लाल रक्त कणिकाओं में पहुंचते हैं, हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देते हैं और विशेष प्रकार के वर्ण कण बनाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। प्लाज्मोडियम वाइबैक्स, इनको जांच जब करवाने जाएंगे तो सुफनर डाट निकलेगा, इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए आता है। प्लाज्मोडियम ओवेल, सुफनर डाट यहाँ पे भी बनता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यहाँ पे माउरर्स डाट बनते हैं। और प्लाज्मोडियम मलेरी में जिमेनस डाट का निर्माण होता है। आगे आ जाते हैं। मलेरिया कई प्रकार का होता है, मलेरिया कई प्रकार का होता है, यह बुखार के आने की अवधि के आधार पर बांटा गया है। ये मलेरिया प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियों द्वारा उत्पन्न होता है। तृतीय मलेरिया, टर्टियन मलेरिया कहते हैं, इसमें हर 48 घंटे में बुखार आता है। तृतीय मलेरिया में हर 48 घंटे में बुखार आता है। यह प्लाज्मोडियम की वाइबैक्स, फैल्सीपेरम तथा ओबेल प्रजातियों द्वारा होता है। वाइबैक्स तथा ओबेल बोनाइल तृतीय ओबेल उत्पन्न करते हैं, जबकि फैल्सीपेरम द्वारा प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रल ट्रिटेरियन मलेरिया उत्पन्न होती है, मैलिग्नेंट मलेरिया उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आगे। चतुर्थ मलेरिया, चतुर्थक मलेरिया, इन्हें क्वाड्रेंट मलेरिया कहते हैं। यह प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें हर 72 घंटे में बुखार आता है। दैनिक मलेरिया, इनमें लगभग रोज 24 घंटे में बुखार आता है और यह एक से अधिक जातियों के संक्रमण से होता है। सर रोनाल्ड रास, एक वैज्ञानिक का नाम है, ने पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ के उच्च वर्ग सिलिएटा का एक सदस्य है। पैरामीशियम सिलिएटा का एक सदस्य है। इनमें जंतु संपोषण पाया जाता है, किंतु पैरामीशियम की प्रजाति पैरामीशियम बार्सेरिया, पैरामीशियम की प्रजाति, देखिए कलर नहीं किया गया, इसे याद रखिएगा, पैरामीशियम बार्सेरिया में पादप के समान पोषण होता है, यानी स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इनके शरीर में जो क्लोरेला नामक शैवाल सहयोगी होता है
रूप से पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर देता है। तो याद रखिएगा कौन ऐसा पैरामीशियम है जो पादप जैसा काम करता है, तो वो है आपका पैरामीशियम बर्सेरिया। स्पोरोजोआ स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ संघ का एक उच्च वर्ग है जिसके सदस्य परजीवी एवं बीजाणु का निर्माण करने वाले होते हैं। जिसके सदस्य परजीवी और बीजाणु का निर्माण करने वाले होते हैं। इनमें वयस्क में फ्लैजिला या सीलिया का अभाव होता है। इनमें वयस्क में फ्लैजिला या सीलिया का अभाव होता है। इनमें संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती है। भोजन का अवशोषण इनके शरीर की सतह पर स्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा संपन्न होता है। पैरामीशियम का कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में बंटा होता है। इसके दो केंद्रक होते हैं, बहुगुणित गुरु केंद्रक होते हैं। यह कोशिकाओं की क्रियाओं जैसे कि श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, पोषण आदि पर नियंत्रण रखते हैं। लघु केंद्रक जो द्विगुणित होता है, यह जनन क्रिया में भाग लेता है। पैरामीशियम में प्रायः संयुग्मन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है। इसमें इसके लघु केंद्रक भाग लेते हैं। यह पहले वृद्धि करता है, फिर इससे अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और बचा हुआ केवल एक जनन में भाग लेता है। आगे आ जाते हैं। पैरामीशियम संयुग्मन क्रिया में 3 प्रक्रिया होती है। पहला होता है पुनर्युग्मन यानी रिजुवनेशन द्वारा उच्च लक्षण उत्पन्न होते हैं। दूसरा होता अलग अलग पैरामीशियम के डीएनए के मिलने से नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। और तीसरा होता है 2 कोशिकाओं के लघु केंद्रकों के मिलने से केंद्र की संगठन पुनर्गठन होता है। पॉइंट नंबर आपकी 30। जीव विज्ञान में कप्पा पार्टिकल का संदर्भ कशाभकी पैरामीशियम के कुछ विभेद के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कण से होता है, जो कोशिका द्रव्य द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं। ऐसे में पैरामीशियम जिसमें अन्य कणों की उपस्थिति होती है उन्हें किलर पैरामीशियम कहा जाता है, क्योंकि ये पैरामीशियम संवर्धन माध्यम में पैरामीसिन नामक पदार्थ मुक्त करते हैं, जिससे पैरामीशियम में विभेद के लिए घातक हो जाता है, जिनसे एक कण अनुपस्थित हो जाते हैं। आपने अभी तक 30 एग्जाम पॉइंट को पढ़ा। अभी तक जो है टोटल इसी तरह से एक एग्जाम पॉइंट में आपने 50 पढ़ने हैं और टोटल इसी तरह से आपके 50 से ज़्यादा एग्जाम पॉइंट बनाए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपको मैं फिर से कह दे रहा हूं कि एग्जाम पॉइंट आप जरूर परचेज करें। आप 100 रुपये दान समझ करके दें, जरूर परचेज करें। ये आपके लिए लाभदायक है, इस बात का भरोसा करें। मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूं कि 99 रुपीज़ आप खर्च कर दीजिए और ये सोच करके खर्च कर दिए कि हम परीक्षा के नाम पे दान कर रहे हैं। जितना आपने फीस भरी है उतना ही आप और दे दीजिए, आप एग्ज़ाम भी पास कर जाएंगे, इस बात का भरोसा रखें। 99 रुपीज़ आपके देने से आपका घटेगा नहीं, लेकिन आप इतना याद रखिए कि आपके एग्ज़ाम में आप सफल हो सकते हैं। जो आपके ज़िंदगी का कष्ट, जो आपके ऊपर एक धब्बा लगा है रोजगार से बेरोजगार का, वो बेशब्द आप अपने जीवन से हटा सकते हैं। तो इसके लिए आप जरूर सोचिए, विचार करिए और तुरंत सब्सक्राइब तो करिए जरूर चैनल को, वीडियो रोज देखिए और इस परचेज इसे जरूर करिए जो आपके लिए लाभदायक है। चलिए, काला आजार नामक रोग सामान्यतः प्रोटोजोआ लिस्मानिया डोनोबानी नाम से उत्पन्न होता है, जबकि प्राच्य वर्ण लिस्मानिया ट्रॉपिक द्वारा होता है। लिस्मानिया का वाहक रेत मक्खी या बालू मक्खी या इसे सैंड फ्लाई कहते हैं। एक मिनट, रेत मक्खी या इसी का नाम है साइंटिफिक नाम फेलिबोटमस होती है। इसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाती है रोग को। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु मलेरिया रोग के दौरान एक विशेष अवस्था को दर्शाते हैं, जब मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के क्रिप्टोमेरोजॉइट लाल रक्त कण में प्रवेश करते हैं तो क्रमशः सेगमेंटेड रिंग अवस्था तथा अमीबी अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अमीबी अवस्था में नारंगी या पीले रंग के सुफनर डाट दिखाई देते हैं।
संघ प्रोटोजोआ के वर्ग स्पोरोजोआ के अंतर्गत केवल अंतःपरजीवी आते हैं। संघ प्रोटोजोआ के वर्ग स्पोरोजोआ के अंतर्गत केवल अंतःपरजीवी आते हैं। इनमें गमन के लिए उपांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें प्रायः बीजाणु जनन होता है। अमीबा में भोजन होलोजोइक होता है। अमीबा में भोजन कैसा होता है? होलोजोइक मतलब एनिमल लाइक होता है। अमीबा में कूटपाद निर्माण को सॉल जेल सिद्धांत सर्वप्रथम हाइमन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। सॉल जेल सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? हाइमन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था। इसके बाद क्रमशः पेंटिन मास्ट और अन्य ने सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांत द्वारा अमीबा में गमन की प्रक्रिया की स्पष्टता को समझाया गया है। अमीबा में स्यूडोपोडियम के माध्यम से गोपक का निर्माण यानी एक्टोप्लाज्म द्वारा जनन होता है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था एक अलैंगिक अवस्था है जो 2 स्थानों पर पाई जाती है। मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में तथा मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इस अवस्था में साइजोगोनी कहते हैं जो इस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। मनुष्य के लिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था चतुष्केंद्रकी कोष्ठ होती है। याद रखिएगा, चतुष्कोष्ठ की कोष्ठ होती है। इसका निर्माण मनुष्य की आंतों में होता है जो मल द्वारा बाहर निकल जाता है तथा इसी रूप में जल या संक्रमित खाद्य द्वारा दूसरे सदस्य को संक्रमित करता है। इसके कारण अमीबी पेचिश रोग उत्पन्न हो जाते हैं। संकुचनशील धानी कोशिका में परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इसके चारों ओर मनुष्य की आंत का कोलन भाग का माध्यम होता है जो कि इसके कोशिका के आइसोटोनिक होते हैं। अतः इसे संकुचनशील धानी की कोई आवश्यकता नहीं होती। एंटमीबा हिस्टोलिटिका मानव की आंत में पाया जाने वाला एक सामान्य प्रोटोजोआ परजीवी है। यह अमीबियासिस या यकृत फोड़े के लिए उत्तरदायी। यह विकासशील देशों में मृत्यु का तीसरा प्रमुख परजीवी कारण होता है। इस परजीवी में 3 पृथक संरचनाएं पाई जाती हैं: ट्रोफोजोइट, प्रिसिट और पुटी। एंटमीबा जिंजीबैलिस प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है जो मानव के मुख में पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ दांत और मसूड़ों के पास स्थित जिंजाइवल ऊतक में पाया जाता है। यह अपना भोजन मुखद्वार की एपिथेलियम ऊतक, मुख के टुकड़े और जीवाणु आदि से प्राप्त करता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। संकुचनशील धानी का परासरण नियंत्रण का कार्य होता है, अर्थात यह कोशिकाओं में जल के नियंत्रण को बनाए रखते हैं। यह केवल ताजे जल में रहने वाले प्रोटोजोआ में पाई जाती हैं। पहले क्वेश्चन में बताए थे। ट्राइकोसिस्ट, पैरामीशियम तथा अन्य सिलिएटेड प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। इसका मुख्य रूप से सुरक्षा का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बचाव एवं शिकार को पकड़ने में भी कार्य करते हैं। ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र में 2, 3 या 4 विभिन्न अवस्थाएं कोशिकाओं में दिखाई देती हैं। ये सभी अवस्थाएं शरीर की संरचनात्मक तथा कोशिकीय अंगकों दोनों में अलग अलग होते हैं। इन्हें ट्रिपनोसोमा में बहुरूपता कहते हैं। ट्रिपनोसोमा रुधिर, सेरेब्रोस्पाइनल तथा अन्य द्रव के रूप में कोशिकाओं तथा हृदय पेशियों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जनन आदि के अंतक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी हैं। यह बहुरूपी तथा द्विपोषी जीवन चक्र व्यतीत करने वाले प्राणी है। इसका एक पोषक मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी प्राणी तथा दूसरा पोषक सीसी मक्खी होती है। ट्रिपैनोसोमा की बहुरूपी प्रवस्थाएं तन एककी, क्रिथिडी, ट्रिपैनोसोम और लिस्मैनी है, जिसमें लिस्मैनी कशाभिका रहित होती है। लिस्मैनी कैसी होती है? कशाभिका रहित होती है। शेष प्रवस्थाओं में कशाभिकाएं पाई जाती हैं। तो ये था आपका एग्जाम पॉइंट नंबर 1। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि एग्जाम पॉइंट जो है आपके हिंदी में अवेलेबल है। टोटल आपको 50 एग्जाम पॉइंट हिंदी में, 50 इंग्लिश में दिए जाएंगे। इसके लिए आप 99 रुपीज़ दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर 88 87
974395 पे व्हाट्सअप करिए। JSSC PGT लिख करके आप व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आपके पूरे कोर्स को हम कंप्लीट करा देंगे। एग्जाम पॉइंट आपको मिलेगा क्या, 99 रुपये में आपको एग्जाम पॉइंट मिलेगा, आपको NCERT पॉइंट्स मिलेंगे, आपको बूस्टर डोज मिलेंगे और आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा और आपको लास्ट में मास्टर वीडियोज मिलेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी का PDF आपको दिया जाएगा। क्लासेस सबके लिए फ्री हैं। यदि आप नहीं परचेज करना चाहते तो भी क्लासेस जरूर करें। आप इसका हिस्सा बने, आप इसका लाभ लें। मैं भरोसे से कह रहा हूँ कि आपको भरोसा करना होगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। तब आप बताएंगे कि इसका लाभ आपको मिला है। तो आप कमेंट करें और तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।